प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मूल्य जो किसी वस्तु अथवा सेवा का होता है, उसको निर्धारित करने में कौन कौन सी शक्तियाँ या कारक या तत्व होते हैं जो उसे उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि सौदा करने का अर्थ होता है, सौदा अर्थात कोई भी ट्रांजैक्शन करने का अर्थ होता है आप उपयोगिता का एक बंडल जो कि मुद्रा के बदले प्राप्त करते हैं और जो मुद्रा बदले में उसके लिए देते हैं उसे मूल्य कहते हैं। वर्तमान विपणन विचारधारा के अनुसार हम जो मूल्य के बदले प्राप्त करते हैं वह केवल एक वस्तु अथवा सेवा नहीं बल्कि बंडल ऑफ उपयोगिता यानी बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है। बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ इसलिए कहते हैं इसे कि हम वस्तु अथवा सेवा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ वर्तमान में हो सकता है आपको एक घुसते ही एंटर करते ही मास्क देते हैं, सैनिटाइज़र का से आपके हाथ जो साफ़ करवाएं। उसके पश्चात एसी की सुविधा वहाँ है, कैरी ट्रॉली की सुविधा वहाँ है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक इत्यादि में लोन वगैरह के लिए जाते हैं, आपको चाय ठंडा ये भी ऑफ़र किया जाता है। आपके हो सकता है घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा दी जाए। तो ये सब चीज़ें वस्तु और सेवा के साथ मिलकर कुल उपयोगिता का सृजन करती हैं और ये कुल उपयोगिता का मूल्य जो है हम देते हैं, क्योंकि जो वस्तु अथवा सेवा का प्रदानकर्ता होता है उसके लिए इन सब चीज़ों की कॉस्ट होती है। उपभोक्ता जो मूल्य देता है उत्पाद के उस मूल्य का प्रतिनिधित्व होता है वो जिसका कि वो अनुभव करता है। यानी मैं किसी वस्तु अथवा सेवा का वो मूल्य देने के लिए तत्पर होऊंगा जो मैं ये महसूस करता हूँ कि उतने का मुझे प्राप्त हुआ, या तो वस्तु अथवा सेवा के रूप में, सुविधाओं के रूप में। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और आपको घर में वो 120 रुपये में डिलीवर की जा रही है, स्वाभाविक है 20 रुपये आप डिलीवरी चार्जेस के दे रहे हो। अगर डिलीवरी फ्री बताकर और वो चीज़ 120 की भी आपको सप्लाई की जा रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप स्वयं लेने जाएंगे, आपका समय व्यर्थ होगा, समय श्रम व्यर्थ होगा। और 20 रुपये तो नॉमिनल चार्जेस हैं जो कि लग ही जाएंगे, अगर अपना कन्वेंस लेकर जाते हैं तो भी, अन्यथा जाते हैं तो भी। तो मैं बदले में क्या प्राप्त कर रहा हूँ, मैं उसका मूल्य देता हूँ। इस प्रकार कीमत निर्धारण की जो कुंजी है वह यह है कि मूल्य जो उपभोक्ता उत्पाद में देखता है उसे भलीभांति पहचानना। यानी मूल्य कितना रखना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए एक उत्पादक को या वितरणकर्ता को मूल्य जितना कि वह समझता है कि उपयोगिता के रूप में वह क्रेता को प्रदान कर रहा है या दे रहा है। अब ये जो मूल्य है या मूर्त अथवा अमूर्त दोनों ही प्रकार के कारकों से संचालित होता है। कुछ लोग कम कीमत वाली वस्तुओं को पसंद करते हैं और कुछ लोग ऊंची कीमत वालों वस्तुओं को पसंद करते हैं। कुछ लोग बार्गेनिंग करना पसंद करते हैं और कुछ ये चाहेंगे कि केवल सेल के समय चीज़ें खरीदें ताकि डिस्काउंट मिल जाए, रिबेट मिल जाए, सस्ती मिल जाए। जबकि कुछ लोग फेयर या सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर से या ड्यूटी फ्री शॉप से चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, या जो आपके सिटी में विशेष क्षेत्र बने हुए हैं जिसको आप कह सकते हो कपड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, ऐसे अलग अलग उनसे खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको लगता है होलसेल रेट लग रही है। और ऐसा स्वाभाविक रूप से होता ही है। आप एक तो घर के पास ही जो रेडी वाला आता है सॉरी, उससे सब्जी खरीदते हैं, और एक आप सब्जी मंडी से सब्जी लाते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो सब्जी मंडी हम ये कह सकते हैं कि सब्जी के विक्रय का विशिष्ट स्थान है। अतः कीमत का निर्धारण उपभोक्ता व्यवहार के भरपूर विश्लेषण के आधार पर ही होना चाहिए।
उत्पाद के लिए मांग का स्तर उसकी उच्चतम कीमत को निर्धारित करता है, क्योंकि हम मांग के अनुरूप मूल्य को रखना चाहेंगे। अगर हमारे उत्पाद की मांग अत्यधिक है और पूर्ति उसकी तुलना में बहुत कम है, तो हम अपने हिसाब से उच्च मूल्य रख सकते हैं। लेकिन मांग बहुतायत में नहीं है और पूर्ति अति है, तो हमें मूल्य उसी अनुसार रखना पड़ेगा कि हम अधिकतम कितना ले सकते हैं जो कि व्यक्ति देने को तैयार हो सकता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कई बार आपने देखा होगा, अब जैसे फसल के समय आप ये देखिए, मान लीजिए खरपतवार के रूप में या जैसे कई चीज़ें होती है, जैसे आप काकड़ियाँ खरीदते हैं। अब काकड़ियाँ जैसे बरसात के मौसम में खेतों में खूब हो रहा है, उस समय उसका जो बेचने वाला है वो उसका बहुत ज़्यादा मूल्य एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप उसको 5 रुपये, वो सोचता है कि भाई अगर मैं 10 रुपये रखूँगा तो कोई नहीं लेगा, बेहतर है 5 में बेच दूँ, क्योंकि अन्यथा ये खराब होकर जाएगा। तो जो मांग होती है वो उच्चतम कितना संभव मूल्य रख सकते हैं इसको निर्धारित करती है, और दूसरी ओर वस्तु अथवा सेवा की जो लागत होती है वो निम्नतम कितना रख सकते हैं उसको निर्धारित करती है। क्योंकि एक उत्पादक अथवा वितरक जो कि वस्तु अथवा सेवा को प्रदान कर रहा है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कम से कम मूल्य के रूप में उसकी लागत अवश्य आ जाए, प्लस उसे प्रशासनिक व्यय जो वो करता है वो भी मिल जाए, और अन्य जो खर्चे जैसे सामान्य लाभ के रूप में उसने जो प्रयत्न किया है उसके रूप में वे खर्चे उसे प्राप्त हो जाएं। हमने मांग का नियम पढ़ा। मांग के नियम के अनुसार यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है, और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। मांग का निरपेक्ष स्तर ही नहीं जानना चाहिए, बल्कि उसे विशेष रूप से कीमत परिवर्तनों के प्रति मांग की संवेदनशीलता से भी अवगत होना चाहिए। यानी मूल्य में 20% कमी होगी तो मांग में कितने % कमी होगी ये भी उत्पादक को पता होना चाहिए। इसे ही हम मांग की कीमत लोच जानते हैं, और इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं। मांग की कीमत लोच से आशय होता है कि कीमत में दिए गए परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा में सापेक्षिक रिलेटिव कितना परिवर्तन होगा। इसकी जो मात्रा है वह मांग की मात्रा में प्रतिशत को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर की जाती है। इसका सूत्र इस प्रकार है, मांग की लोच इक्वल टू क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 अपॉन P1 माइनस P2 प्लस P1 प्लस P2। Q1 है मूल कीमत पर मांग की गई मात्रा, Q2 है संशोधित कीमत पर मांग की मात्रा, P1 है मूल कीमत या मूल्य, और P2 है संशोधित मूल्य या कीमत। अब हम मान लेते हैं कि कीमत में 5% की कमी करने पर मांग 10% घट जाती है, या कीमत में 5% वृद्धि होने पर मांग 10% घट जाती है। इस स्थिति में मांग की लोच -2 है। यह विश्लेषणात्मक या निषेधात्मक चिन्ह कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध का सूचक है, अर्थात देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। यानी प्राइस बढ़ेगा तो मांग घटेगी, प्राइस घटेगा तो मांग बढ़ेगी। इस स्थिति में मांग को लोचदार कहा जाता है, क्योंकि कीमत में कुछ परिवर्तन कमी या वृद्धि होने पर मांग में अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत मांग को उस स्थिति में लोचहीन कहा जाता है जबकि कीमत में कुछ परिवर्तन कमी या वृद्धि होने पर मांग में अनुपात से कम परिवर्तन यानी वृद्धि या कमी होती है। अतः कीमत के घटने पर यदि कुल आय X कीमत पर बेची गई मात्रा वैसी ही बनी रहती है या बढ़ जाती है, तब वस्तु की मांग कीमत लोचदार कही जाती है, और यदि घट जाती है तब मांग कीमत लोचहीन कहा जाता है। इसके विपरीत कीमत वृद्धि काल में यदि कुल आय पहले जैसी बनी रहती है या घट जाती है तब मांग कीमत लोचदार होती है, और यदि बढ़ जाती है तब मांग लोचहीन होती है। अतः मांग जितनी ही कम लोचदार होगी, कीमत बढ़ाने पर विक्रेता को उतनी ही अधिक आय होगी,
और मांग जितनी अधिक लोचदार होगी, कीमत घटाने पर विक्रेता को उतना ही अधिक लाभ होगा। लेकिन कीमत को घटाने के दौरान विनिर्माता को ध्यान रखना होगा कि उत्पाद की कीमत में लागतों को शामिल कर लिया गया है। आमतौर पर कहा जाता है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए और उन वस्तुओं के लिए जिनके लिए की निकट की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती, मांग की लोच जो है वह लोचहीन होती है। मांग की कीमत जो लोच है वह लोचहीन होती है, क्यों कि कीमत पर ध्यान दिए बिना ही लोगों को इन वस्तुओं को खरीदना होता है। जैसे आप यूं समझ लीजिए, मान लीजिए नमक का मूल्य बढ़ गया, अब हम नमक खाना तो नहीं छोड़ देंगे, नमक का कंजम्पशन भी कम खाना भी नहीं शुरू कर सकते, तो इसमें मूल्य बढ़ाने से मांग पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती है जबकि कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती बल्कि यह बढ़ जाती है। इसके उल्टा भी ऐसा ही होता है कि मांग में जैसे ही मूल्य में कमी हुई, मांग में भी कमी हो जाती है। जब ऐसा तब होता है जबकि जो हमारा कस्टमर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास का है। एलीट क्लास मतलब हाई फाई, हायर इनकम ग्रुप का है, और सस्ती और कम कीमत की वस्तुएं खरीदना वो अपने स्टैंडर्ड के खिलाफ समझते हैं। अतः कोई चीज़ यदि बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का मिल रहा है तो वो नहीं खरीदेगा, वही पैकेट आप 20 रुपये का कर देंगे तो वो परचेज कर लेगा। तो ऐसा तब होता है जबकि कीमत में वह वस्तु की प्रतिष्ठा देखता है। ऐसा उस स्थिति में भी होता है जब वस्तुओं की कमी की स्थिति होती है। ऐसे में जैसे ही प्राइस बढ़ने लगता है आप उसका संग्रहण करने की प्रवृत्ति रखने लगते हैं कि ये और बढ़ेगा, और इस आशा में आप उसको क्रमशः क्रय करने लग जाते हैं, अधिक क्रय करने लग जाते हैं। अतः कीमत का निर्धारण करने के लिए विपणनकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह विभिन्न बातों की जानकारी रखे। दूसरा जो फैक्टर मूल्य को प्रभावित करता है वह है उत्पादन की लागतें। मांग का स्तर उच्चतम कीमत को निर्धारित करता है जबकि लागतें कीमत के सतही या निम्नतम स्तर को निर्धारित करती हैं, क्योंकि किसी उत्पाद की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी की लागतें भी वसूल हो जाएं और कंपनी ने जो प्रयास किए हैं और खर्चे उठाए हैं उनके लिए समुचित प्रतिफल की मार्जिन भी बची रह जाए। लागतों के अंतर्गत केवल विनिर्माता की लागतें ही नहीं बल्कि वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, संग्रहण कॉस्ट, संवर्धन कॉस्ट, प्रमोशन और प्रशासन पर की गई लागतें भी आ जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इसमें शामिल हो जानी चाहिए। अर्थात हमें कौन कौन सी लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इन सब को फैक्टर इन करते हुए, इन सब को शामिल करते हुए मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। हमारी ये लागतें अवश्य हमें मिल जानी चाहिए जहां तक संभव हो सकता है कभी ऐसा संभव नहीं भी हो। लागतों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है: स्थिर लागतें, फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्तनशील लागतें, वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि सबसे स्पष्ट है कि स्थिर लागतों में वे लागतें आती हैं जो अल्पकाल में उत्पादन या विक्रय के स्तर में होने वाले परिवर्तनों के साथ बढ़ती या घटती नहीं हैं, और स्थिर लागतों को उपपरिलागतें या उपपरिव्यय भी कहा जाता है, ओवरहेड्स। किसी कंपनी को भवन का किराया, मशीनरी पर होने वाला खर्च, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, कुछ कर्मचारियों का वेतन आदि पर होने वाला व्यय तब भी वहन करना पड़ेगा जबकि वह अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर रही या आंशिक क्षमता में ही उत्पादन कर रही है, और बल्कि बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर रही, तब भी ये व्यय वहन करना पड़ता है। परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन के स्तर के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। इसके अंतर्गत जैसे कच्चे माल की लागतें हैं, श्रम लागतें हैं, पैकिंग की लागतें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। उत्पादन के प्रत्येक इकाई के लिए परिवर्तनशील लागतें तो एक समान रहती हैं किंतु स्थिर लागतें बदलती रहती हैं। जैसा जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी स्थिर लागतें प्रति इकाई कम हो जाएंगी और प्रति इकाई कुल जो लागत है वह भी कम आएगी। कुल लागत से आशय होता है कुल लागतों को उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वह होती है प्रति इकाई लागत। सामान्यतः कोई कंपनी अपने उत्पाद की कीमत या मूल्य इस तरह से निर्धारित करना चाहेगी कि उसे
औसत लागत के साथ साथ समुचित लाभ पाने की भी गुंजाइश बनी रहे। इस प्रकार से किसी कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु की औसत लागत यदि उसके उत्पादन की औसत लागत से अधिक है तो उसे या तो ऊंची कीमत लेनी होगी या अपना प्रतियोगियों की तुलना में कम लाभ कमाना होगा, क्योंकि उत्पादन स्तर कुछ भी हो नियत लागतें स्थिर रहती हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की औसत लागत तब घटती जाएगी जब तक कि उत्पादन की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो जाता। विपणनकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वो कीमतों को निर्धारित करते समय उत्पादन की स्थिर लागतों, परिवर्तनशील लागतों और औसत लागतों के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर लें। तीसरा फैक्टर जो है जो कि मूल्य को प्रभावित करता है वह है प्रतियोगिता और इसका बाजार में स्तर। लागतें निम्नतम कीमत को और मांग उच्चतम कीमत को निर्धारित करती हैं और प्रतियोगिता कंपनी के उत्पाद के कीमत निर्धारण के लिए संदर्भ बिंदु की व्यवस्था करता है, यानी दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, बाजार स्थितियां एक समान वस्तुओं के क्रय विक्रय करने वाले अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। ऐसे में उस उत्पाद की कीमतों में कम होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि क्रेता उच्च कीमत नहीं देना चाहता। ऐसा इसलिए कि एक ही दी हुई कीमत पर अनेक स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और विक्रेताओं को कीमत घटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चालू कीमत पर क्रेता भी अनेक हैं। आपने पढ़ा है कि जो शुद्ध प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, उसमें जो मूल्य होता है वो हम निर्धारित ही नहीं करते, वह गिवन होता है और हम उससे ना तो कम कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, अतः विनिमय एक ही कीमत के आधार पर नहीं होता बल्कि कीमतों के एक रेंज के आधार पर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि विक्रेता बाजार में जो वस्तुएं और सेवाएं प्रस्तुत करते हैं उनके बीच वे अंतरों को दिखा सकें। क्रेता उत्पादों को पूर्ण स्थानापन्न नहीं मानते और वे अलग अलग कीमतें देने को तैयार हो जाते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो ज़्यादा मूल्य दे रहे हैं तो वस्तु थोड़ी सी कम मूल्य वाली वस्तु से भिन्न है और बेटर है। क्रेता भी विभिन्न ग्राहकों वर्गों के लिए विभेदित वस्तुएं विकसित करने का जो विक्रेता होते हैं वो भी विभिन्न ग्राहकों के लिए अलग अलग विभेदित या डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स डेवलप करने का प्रयास करते हैं ताकि उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रखा जा सके। अल्पाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में कुछ थोड़े से ही विक्रेता होते हैं जो एक दूसरे के कीमत निर्धारण और विपणन युक्तियों से, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। अतः उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के प्रति विपणनकर्ता को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन के प्रति उसका जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिस्पर्धी है, वो जवाबी कार्रवाई अवश्य करेगा। शुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत केवल चूंकि एक ही विक्रेता होता है, सिद्धांत रूप में एकाधिकारी उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत मनमाने ढंग से निश्चित कर सकता है, किंतु व्यवहार में बहुत अधिक कीमत लेना कठिन होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तीव्र प्रतिस्पर्धा हो सकती है, नए उत्पादक बाजार में आ सकते हैं, सरकार कार्रवाई कर सकती है और उपभोक्ताओं की ओर से भी, उपभोक्ताओं के जो संघ बने हुए हैं उनसे भी विरोध हो सकता है। अतः कोई कंपनी अपने उत्पाद के लिए कीमत निर्धारित करने और उसके पहले उसे उस उत्पाद के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थितियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगला जो फैक्टर है मूल्य निर्धारण के संबंध में, जो कि इस निर्णय को प्रभावित करता है कि मूल्य कितना हो, वह है कंपनी की नीतियाँ। उत्पाद की कीमत निर्धारण सामान्यतः कंपनी के उद्देश्यों और नीतियों के अनुरूप की जाती है। यदि कोई कंपनी गुणवत्ता के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत है और उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए उसने गुणवत्ता वाली वस्तुओं के निर्माता के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए, तो वह अपने उत्पादों के लिए ऊंची कीमत लेना चाहेगी।
इसके विपरीत यदि वह आम जनता के लिए किसी वस्तु के उत्पादक के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करना चाहती है तो वह अपने उत्पाद की कीमतों को नीचा रखेगी। इसके अतिरिक्त यदि वह बाजार को प्रभावित नहीं करना चाहती बल्कि बाजार के अनेक खिलाड़ियों में से एक होना चाहती है, तब वह अपने उत्पाद की कीमत उसी स्तर पर सीमित रखेगी जो कि अधिकतर ग्राहकों को स्वीकार्य हो और उसे उत्पाद की गुणवत्ता, आकार आदि में समायोजित करने का प्रयास करेगी। अर्थात अगर मैं कीमत बढ़ा घटा नहीं सकता और बाजार में जो कीमत है लगभग वही रखने के लिए बाध्य हूँ, तो मैं उत्पाद की गुणवत्ता इत्यादि में परिवर्तन कर कर ही अपनी लागतें वसूलूंगा और अपना लाभ बढ़ाऊंगा। कुछ कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए उपभोक्ता की मनोवृत्ति से लाभ उठाने की नीति का अनुसरण करती हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियां कीमत ऐसे स्तर पर निर्धारित करती हैं जो उपभोक्ताओं को वास्तविक कीमत से कम लगे। जैसे एक जोड़ा की कीमत 199.99 रुपये, जैसा कि बाटा में आपने देखा होगा। अब ये साइकोलॉजिकल प्राइस कहलाता है। ऐसा लगता है व्यक्ति को कि ये गुणवत्ता सूचक है और ये कंपनी बिल्कुल खरी खरी है, पारदर्शी है और ये मूल्य देना ही चाहिए। एक ही उत्पाद को अनेक रूपों में बनाने वाली कुछ कंपनियां उच्च कीमत की उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री के प्रमोशन के उद्देश्य से निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की कीमतें नीचे रखने का प्रयास करती हैं, ताकि क्रेता जब वस्तु खरीदे तो उसे स्पष्ट पता लग जाए सस्ती मतलब घटिया और महंगी मतलब बढ़िया। कुछ कंपनियां एक ही उत्पाद के विभिन्न रूपों को विभिन्न बाजार जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत करके बाजार में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर अगला जो बिंदु है जो कीमत को प्रभावित करता है वह है सरकारी नियमन एवं नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। क्योंकि कीमत बहुत संवेदनशील विषय है। आपने देखा होगा प्याज की कीमतों के कारण सरकारें चली गईं। अतः विश्व के सभी देशों की सरकारें प्राय प्रयास करती हैं कि कमी के समय या कंपनी की एकाधिकारी स्थिति के कारण या अपनी वित्तीय शक्तियों के चलते स्थिति के अनुरूप उच्च कीमतों या निम्न कीमतों को लेकर विक्रेता बाजार से प्रतियोगिता को समाप्त कर दें। समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग वाले व्यक्तियों के द्वारा दिन प्रतिदिन उपभोग में आने वाली वस्तुओं की कीमत निर्धारण के मामले में कानून को लागू करने वाली सरकारी एजेंसियां प्राय बहुत सक्रिय रहती हैं। अनेक देशों में उपभोक्ता आंदोलन भी हैं जो कि उपभोक्ता संघ बना रखे हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं, जो कंपनियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते हैं। आजकल प्राय सभी देशों के जो उद्योग हैं उनके बीच अपने सदस्यों के लिए स्वनियामक आचरण संहिता के मानकों को निर्धारित करने की सामान्य प्रवृत्ति देखने में आती है। अतः हम कहना ये चाहते हैं कि हर इंडस्ट्री का प्राय आजकल अपने आप में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और जो भी उस कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध व्यवहार करता है उसे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाता है। अतिरिक्त उद्योग संघ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सदस्य कंपनियां नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही। इस प्रकार निम्नतम कीमतों और उच्चतम कीमतों के निर्धारण के लिए सरकारी नियम हैं और सभी उत्पादों के लिए आवश्यक है कि उनके पैकेजों पर बिक्री की कीमत या अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसको कि हम MRP कहते हैं या मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, दी जाए तथा एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यवहारों के विरुद्ध कानून यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि कंपनियां अपनी एकाधिकारी स्थिति का दुरुपयोग न कर लें और ऐसी नीतियां न अपनाएं जो प्रतियोगिता से रोकती हों। उसे इन विनियमों अर्थात रेगुलेशन के अनुसार कार्य करने के लिए अपनी विपणन युक्तियां यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और कीमत निर्धारण युक्ति और प्राइस स्ट्रेटेजीज का समायोजन करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो विपणन वो मूल्य को प्रभावित करता है वह है विपणन के अन्य तत्व, अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग।
हमने ये देखा है कि कीमत विपणन के 4 पी में से एक है। प्राइस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो अन्य 3 विपणन के तत्व हैं, विपणन मिश्रण के तत्व हैं, उनके समान ही कीमत भी विपणन मिश्रण में इन शेष 3 तत्वों से प्रभावित होती है और उन्हें भी प्रभावित इन टर्न करती है। अतः कीमत निर्धारण के संबंध में निर्णय शेष विपणन लागतों, जो शेष विपणन मिश्रण के तत्व हैं, उनके जो रूप हैं, उनकी जो लागतें होती हैं अलग रूप से, वो नहीं लिया जा सकता। उदाहरणतः जिस ग्राहक वर्ग के लिए कंपनी अपना लक्ष्य बनाती है, वो गुणवत्ता के प्रति अगर सजग है और संपन्न वर्ग होता है और कंपनी से अपेक्षा करता है कि उसके लिए विक्रय पश्चात सेवाओं की व्यवस्था की जाए, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि इन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर वहन की गई लागतों को उत्पाद की कीमतों को ऊंचा रखकर ही पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार परफ्यूम, साबुन या गारमेंट्स जैसे जो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनके की संवर्धन पर, प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा व्यय करना होता है, इनकी कीमतें हमें ऊंची रखनी होती हैं। जो वितरण के माध्यम होते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और बिल्कुल जो डीप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन के हम चैनल्स अगर अपनाते हैं तो उत्पाद की कीमतें इतनी लगनी पड़ती हैं कि हमारी वितरण लागत वसूल हो जाए, क्योंकि हमारे जो होलसेलर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो एजेंट्स हैं, उनको कमीशन भी देंगे और वो कमीशन हम इन्हीं मूल्य में से ही वसूलेंगे। इसके विपरीत निम्न कोटि की प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के आधार पर उत्पादित उत्पाद, जिनका कि जन साधारण उपयोग करता है और केवल निम्नतम लागतों का ही वहन कर सकता है, इस प्रकार के उत्पाद की कीमत उसकी गुणवत्ता, ब्रांड, पैकेज, सेवा, वितरण और प्रमोशन पर बहुत कुछ निर्भर करती है। ओके, थैंक यू।